So hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about thermochemistry. सबसे पहले हम लोग समझते हैं थर्मो मतलब क्या होता है. केमिस्ट्री एज यू नो वेरी वेल. ठीक है. थर्मो मतलब हम लोग बात कर लेंगे हीट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे. अभी हीट ऑफ केमिस्ट्री क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, देन इस टॉपिक में एंटर करेंगे. अभी हीट मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन में दो चीज़ें होती है. या वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्व करता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, बॉन्ड ब्रेक होकर नए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, या जब दो रिएक्शन होते हैं तो हीट रिलीज होती है. ये दो चीज़ें हम लोगों को दिखा देती है. अगर आप कंबशन रिएक्शन देखते होगे तो कंबशन रिएक्शन में भी आपको हीट रिलीज होती हुई दिखाई देगी. तो बेसिकली ये कितना हीट रिलीज हुआ उस सिस्टम से या उस पर्टिकुलर रिएक्शन से, वो कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोगों को कौन बताता है, थर्मोकेमिस्ट्री बताता है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन. और व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी. एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, हीट चेंज. क्या बोलते हैं, हीट चेंज. इस चैप्टर में हम लोग एंथैल्पी को किसके बारे में बताने वाले हैं, हीट के बारे में बताने वाले हैं. एंथैल्पी मतलब बेसिकली क्या होगा, हीट होगा. तो एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. फॉर एग्जांपल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो उस रिएक्शन से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हीट ऑफ रिएक्शन. एक इन जनरल टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. आपको ये समझाने के लिए एक रिएक्शन क्या करता हूँ मैं, कंसिडर करता हूँ. फॉर एग्जांपल A + B गिव्स C + D. अगर यहाँ पे मुझे एंथैल्पी चेंज लिखना होगा तो एंथैल्पी चेंज मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ों का डिफरेंस निकाला जाएगा तो चेंज माना जाता है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं. तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू, ये जो दिख रहा है H और ये जो H दिख रहा है वो मेरे को एंथैल्पी ऑफ इस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये मुझे एंथैल्पी ऑफ D के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. और ये जो आगे है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो उसके मल्टीप्लिकेशन में है. मतलब नंबर ऑफ मोल से क्या करना है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एंथैल्पी से मल्टीप्लाई करना है. वो कैसे आएगा, इसका टोटल एंथैल्पी माइनस इसका टोटल एंथैल्पी, जो मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. इसलिए आगे चल के देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विच गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, विच गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. इसलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, enthalpy of a chemical reaction is difference between, क्या बोल दिया, is difference between sum of enthalpies of product and that of reactant which each substance definite physical state and their amounts of mole being represented by the coefficients in the balanced chemical रिएक्शन. मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है उसको भी वहाँ पे हम लोगों को लिखना है, क्योंकि जो भी रिएक्शन यहाँ पे दिया होगा वो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा. वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा. और हम लोग उन दोनों के मतलब किसके डिफरेंस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी कर देंगे तो वी विल गॉट एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन. अब इसके कुछ टाइप्स हम लोगों को क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे. आगे बढ़ते हैं. आगे अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो भी रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ये हम लोगों ने पहले भी समझ लिया. तो यहाँ पे मुझे कब पता चलेगा कि जो मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा क्या वो एंडोथर्मिक है, क्या वो एक्सोथर्मिक है. ठीक है, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिस्कशन हमने बहुत पहले ही कर लिया हुआ है. मैंने आपको बताया था, जब सिस्टम हीट अंदर लेगा तो उस टाइम पे हीट क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और जब सिस्टम हीट बाहर छोड़ेगा तो उस टाइम पे हीट क्या होता है, नेगेटिव होता है. अगर सिस्टम हीट अंदर ले रहा मतलब एंडोथर्मिक के बारे में पूरी डिस्कशन की जा रही है. अगर सिस्टम हीट बाहर छोड़ रहा मतलब किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, एक्सोथर्मिक के बारे में. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहाँ पे मैं बताऊँगा कि मेरा पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. तो हम बात कर लेते हैं बच्चों. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो डिपेंड करता है बच्चों. यहाँ पे मैं क्या बोल दूँगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. उस टाइम पे जो डेल्टा H होगा
ठीक है। एंथैल्पी फॉर रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, एंडोथर्मिक हो जाएगी। ऑन अदर हैंड व्हेन द डेल्टा एच का समेशन प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है वो क्या आ गई है बच्चों, नेगेटिव आ गई है। इसका ये मतलब है कि इस रिएक्शन से हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ, और ऊपर वाले रिएक्शन से हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। ये हम लोगों को समझ में आता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख के दिया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, इट विल प्रोड्यूस 2NO2। यहाँ पे देखिए प्लस 66.44 किलो जूल की एनर्जी क्या हो गई हम लोगों को मिली है, वो क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब सिस्टम ने हीट क्या किया है, एब्जॉर्ब करवाया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOCl3 है, वो क्या हो रहा है, KCl और O2 में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है, -78 किलो जूल। माइनस साइन है मतलब रिएक्शन किसकी तरफ जा रही है, हीट रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है मतलब रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, एक्सोथर्मिक। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक। आई होप आप लोगों को ये टर्म क्लियर होगा। अगर आपको मेरा थोड़ा भी ये कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अभी देखिए दो टाइप की एंथैल्पी हो, एक तो हम लोगों ने नॉर्मल जो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने H0 लिखा हुआ है। H0 मतलब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में बात करता है। ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या है और कब आएगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि अभी भी हम लोगों को अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता करना होगा तो उस टाइम पे जिस सब्सटेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं उस सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, और हम लोग बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। और उस टाइम पे जो पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। 3 बातें याद रखो। स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ने के लिए प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार और 1 ATM, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे चलता है। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। ये तीनों कंडीशन अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लागू होती होगी तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन का नोटेशन क्या होता है हम लोगों ने लिखा दिया है यहाँ पे, डेल्टा मतलब डेल्टा एच से दिखाते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। किसे दिखा रहे हैं हम लोग, डेल्टा H0 से दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं, डेल्टा H0 से। और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन। स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ एलिमेंट, कुछ एंथैल्पीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। आप याद रखो जब भी कोई सिंगल एलिमेंट होगा, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसकी एंथैल्पी लगभग 0 मानी जाती है। हाइड्रोजन ही यहाँ पे हम लोगों के पास मर्क्यूरी है, सोडियम है, ग्रेफाइट है। इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। स्टेट्स ऑफ मतलब अगर मेरे को स्टैंडर्ड स्टेट पता करना होगा कंपाउंड का, तो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिफर्स टू एट 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड के स्टैंडर्ड स्टेट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, ठीक है। और अगर एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई एलिमेंट सिंगल होता है मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में होता है, कि जो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 0 ली जाती है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में उसके अंदर जो एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। मतलब ये जो इक्वेशंस होते हैं उसको लिखना कैसे और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच द एंथैल्पी चेंज फिजिकल स्टेट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज़ बी स्पेसिफाइड। हम लोग क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक मैनर में लिखेंगे। सबसे पहले अगर इस रिएक्शन से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ CH4 एंड 2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और कभी भी आप स्टैंडर्ड स्टेट लिखेंगे तो जो भी स्टेट होता है पर्टिकुलर कंपाउंड का उसको आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख के दिखाना है। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 मैंने किस में लिखा है, गैस में, ऑक्सीजन किस में लिखा हुआ है, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड किस में लिखा हुआ है, गैस में, और वाटर किस में मिल रहा है, लिक्विड में। और जैसे ही राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन,
जो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे -890 किलो जूल, -890 किलो जूल। तो ये होता है हम लोगों का थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मैंने क्या बोल दिया, व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन it will produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water molecule with the enthalpy change for the reaction which is equals to -890 किलोजूल। ये सारे चीज़ें मुझे यहाँ से पता चल रही है इस रिएक्शन को देख के, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में जब हम लोगों को इक्वेशन लिखना होगा तो हम लोग ईच एंड एवरी टर्म क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मीथेन गैस है वो स्पेसिफाई किया, ऑक्सीजन गैस है वो स्पेसिफाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्पेसिफाई किया, वाटर लिक्विड है वो भी स्पेसिफाई किया, हीट कितना रिलीज हो रहा है वो भी मैंने क्या कर दिया, आपको स्पेसिफाई कर दिया। और इसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, बाकी कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास सबसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बेसिक चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन और रिएक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे होते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज accompanies a reaction in which 1 mole of a pure compound in its standard state is formed its element in their standard state। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। कोई भी प्योर कंपाउंड बन रहा है वो किससे बनेगा, उसके स्टैंडर्ड कंपाउंड से बनेगा। मतलब अगर ये सारी चीज़ें है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, तो ये सब किस में है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, किससे फॉर्म होगा, एलिमेंट भी किस में होना चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक पर्टिकुलर लिख के दिया था कि कौन कौन से एलिमेंट स्टैंडर्ड सेट में होते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट में है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट में है, और हाइड्रोजन भी क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट में। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो मैं क्या लिख दूंगा, विच इज -286 किलो जूल। मतलब रिएक्शन से हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कुछ नया बनेगा। कब बनेगा, कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जब रिएक्ट होंगे, इट विल फॉर्म स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, इट विल फॉर्म स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। इसलिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed its elemental in their standard state। ठीक है, its elements मतलब ये एलिमेंट से मुझे प्योर कंपाउंड क्या मिल गया, ऑब्टेन हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको लिखा है, ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, क्या दे रहा है हम लोगों को, मीथेन गैस। और यहाँ पे देखिए हीट कितना रिलीज़ हो रहा है, -74.84 किलो जूल। तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ और चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों एक ही चलता है ऑलमोस्ट, मैंने आपको बोल दिया पहले भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि कैसे इसको हम लोग फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, और आपको क्या रखना है, ये हमेशा के लिए याद रखना है। सबसे पहला देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ज़ीरो। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, कोई भी सिंगल एलिमेंट होगा तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, ज़ीरो होता है। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज। किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगा वो उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी के कंपाउंड से क्या होगा, मैच करेगा। सेकेंड, अगर मुझे कोई फार्मूला यहाँ से निकालना होगा तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। एक रिएक्शन कंसिडर करता हूँ विद देयर मोल्स, A + B गिव्स C + D। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल्स टू, जैसे हमने पहले किया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी और उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पूरा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये स्टेप भी मैंने लिख के बताया, विथ ईच एलिमेंट के साथ लिखा है।
और ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के बताया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, समेशन ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, पूरा जितना भी एलिमेंट का एंथैल्पी उसको क्या करने का, ऐड करने का, माइनस अगर रिएक्टेंट का लिखना होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी विद देयर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये लिखने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। मेन फॉर्मूला ये, इसको लिखते कैसे, ऐसे, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ब्रैकेट माइनस स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी प्लस स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने ऐसे और ईमानदारी में अच्छे से लिख के क्या कर दिया, बता दिया। आपको यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि हम लोग इसको और अच्छे से और डिटेल में क्या कर, तो न्यूमेरिकल के लिए बात करते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को वो आइडिया क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ हम लोगों को 2 मोल्स ऑफ C2H6 प्लस 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, और सबके फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मुझे दिया है डेल्टा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर वाटर कितना दिया हुआ है, माइनस 285.8, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन किसके लिए दिया है, C2H6 कितना दिया हुआ है, माइनस 84। और हम लोगों को पूरे रिएक्शन का पूछा है कि क्या होगा। रिएक्शन हमारे सामने है और हमको किसके लिए पूछ लिया है, पूरे रिएक्शन के लिए पूछ लिया, मतलब ठीक है, ये कितना होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्टेंट। और हमेशा याद रखिए, रिएक्शन के लिए पूछे या फॉर्मेशन के लिए पूछे, दोनों के लिए आपको मतलब यहाँ पे R लिखा है तो F लिख दोगे तो फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए सेम काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन देखेंगे तो प्रोडक्ट में हम लोगों को देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी गई है उसके कोएफिशिएंट के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 4 इंटू, ठीक है, डेल्टा FH0 CO2 प्लस 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर वाटर, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर C2H6 प्लस 7 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन। अब इनकी वैल्यूज़ दी है, उसके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 इंटू माइनस 395.5 प्लस 6 मोल इंटू माइनस 285.8 माइनस 2 मोल इंटू माइनस 84.9 किलो जूल, और सिंगल एलिमेंट का कितना होता है, 0 होता है, मैंने दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके इसको अरेंज करूँगा तो मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी, जो कितनी आ रही है, माइनस 3119 किलो जूल। कितना आ रहा है, माइनस 3119 किलो जूल। मुझे यहाँ पे एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या हो गई है, ऑब्टेन हो गई है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी सिंपल। फिर से रिपीट करता हूँ, आपको ये वैल्यूज़ दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, सबके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या करने, लिखने। समेशन बोला है मतलब प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एडिशन, और जितने भी एलिमेंट होंगे लिखने के टाइम पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सामने का जो उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना। सेम फॉर रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट होंगे उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको ऐड करके लिखना है, उस समेशन का क्या होता है, मतलब होता है। तो यहाँ से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली। कंबशन मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा याद रखने का। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोगों को कहाँ पे दिखाई देती है, जब कार्बन बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ एयर, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों को बलते हुए दिखाई देते हैं, प्लस कुछ हीट रिलीज होती है, क्योंकि उस रिएक्शन से हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, क्योंकि वो रिएक्शन ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा एक्सोथर्मिक होता है।
तो अभी हम लोग उसको स्टैंडर्ड स्टेट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompany a reaction in which 1 mole of a substance state is completely oxidized। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, मतलब किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास क्या है, C2H2 प्लस 5/2O2 gives 2 molecules of carbon dioxide and 1 molecules of water। और रिएक्शन से देखिए कितना हीट रिलीज हो रहा है, -1300 लगभग इतना हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये किसके लिए दिया होगा, ये इसका है कंबशन का वैल्यू, किसका, C2H2 को इतना हीट क्या हो गया, लग गया। देखिए इन द अबो रिएक्शन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑक्सीडेशन इज -1300 किलो जूल इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अल्कीन। मतलब अल्कीन को बर्न करने के लिए इतना हीट, अल्कीन जब बर्न हुआ तो इतना हीट क्या हो गया, रिलीज कर दिया उसने। ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब हीट क्या करना, रिलीज करना। बेसिकली इसका ये मतलब होता है, कभी भी कंबशन रिएक्शन होता है हीट रिलीज होगा, बट किसका होता है, कार्बन का होता है। तो यहाँ पे जो मुझे एंथैल्पी मिली वो किसकी मिली, अल्कीन को। मतलब अल्कीन जब बर्न हुआ तो इतना हीट रिलीज किया, यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ताकि और इजीली हम लोग समझ जाए कि क्या चल रहा है पर्टिकुलर रिएक्शंस में। एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन दिया है -74.8 किलो जूल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर वाटर दिया हुआ है हम लोगों को -285.8 किलो जूल। ये हम लोगों को वैल्यूज़ क्या कर दी गई है, दी गई है रिएक्शंस में। इक्वेशन हम लोगों को पता है, जब मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन किस में, बैलेंस स्टेट में। और हम लोगों को क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ लिया। ठीक है, क्या पूछ लिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। याद रखो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। किसी टेक्स्ट बुक में आपको कैसे दिखाया होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से भी दिखाया गया होगा। तो इसमें आपको डरने वाली बात कुछ नहीं है, उसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आएगा वो इंडिविजुअल सिर्फ CH4 के लिए ही आने वाला है, उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में इसके हिसाब से दिखाया गया है, और मैंने आपको किससे दिखाया, कंबशन से दिखाया हुआ। तो मैं डायरेक्टली कंबशन लूँगा, फॉर्मूला पूरा का पूरा वही जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा था, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है। और इसके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज़ करने फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस, क्योंकि वो हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंस करने के टाइम पे यूज़ किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर। 2 क्यों, क्योंकि वाटर का जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है कितना है बच्चों, 2 है, माइनस फिर से ब्रैकेट ले लिया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन है, वो ब्रैकेट की वजह से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, तो मैं ब्रैकेट का कलर क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब क्लियर, ऑक्सीजन है वो, ठीक है, मेरे से गलती हो गया। तो 1 इंटू -393.5 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस 2 इंटू -285.8, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, -1 क्योंकि इसका सैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू -74.8, और सिंगल एलिमेंट का क्या होता है, 0 होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर कंबशन ऑफ CH4 आई विल गेट -890.3 किलो जूल। ये मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, मिल जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है, जो वैल्यूज़ दिए हैं उसको सिर्फ क्या करना है बच्चों, ऐड करना है यार, ऐड करके माइनस करना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। फिफ्थ और 7th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी ये कर सकते हैं, और आप तो मेरे बच्चे हो, आप तो फटाफट कर लोगे इसको। काफ़ी सिंपल होता है, बहुत सिंपल है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अभी हम।
आगे हम बात करेंगे बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। पहले मैं बॉन्ड एंथैल्पी होता कि आपको समझता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे जेम्स बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड का हीट क्या होगा। इसका ये मतलब है कि हम लोग कब से इस चैप्टर में एंथैल्पी फॉर चेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पी एक नया क्या आ गया, अब बच्चे टेंशन में आ गए, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। सबसे सिंपल सा टर्म, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को या किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के दोस्त हो, ठीक है, ये आप हो और ये मैं हूँ। अब हम लोग अच्छे से अटैच हो चुके, अब तीसरा कोई आ रहा है, थर्ड पर्सन, वो क्या करना चाह रहा है कि हम लोगों को तोड़ना चाह रहा है। तो ये जो हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है। और तोड़ने के टाइम पे उसको बहुत अमाउंट ऑफ मेहनत करना पड़ रहा है। मेहनत करना पड़ रहा है मतलब एनर्जी खपाना है। एनर्जी खपाना मतलब क्या जा रहा है, हीट जा रहा है बच्चों, क्या जा रहा है, हीट जा रहा है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसी को मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे ही हमारे फ्रेंडशिप में भी होता है, हम जब किसी से दोस्ती करते हैं और अगर हमारे बीच में कोई झगड़ा होता है और अगर वो बॉन्ड टूटता है तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। या कोई थर्ड पर्सन आके उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज होगा इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। एकदम सिंपल और सरल भाषा में ये बोल रहा हूँ मैं, जो आप डेली लाइफ में देख रहे होंगे। अब हमारी किताबों के अंदर क्या दिया गया है, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम। मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट करना है, एटम में कन्वर्ट करना है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, बॉन्ड एंथैल्पी। उसी को क्या बोल देंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक कर रहा हूँ हाइड्रोजन एटम में, तो यहाँ पे देखिए कितना एनर्जी ऑफ रिएक्शन लग रहा है मुझे, मतलब कितना एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगा, 436.4 किलो जूल। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज 436.4 किलो जूल इज अ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन। HCl मॉलिक्यूल के भी मैंने लिख लिया, HCl है, ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है और क्लोरीन गैस दे रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं, मैंने ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन कितना मिल रहा है, विच इज इक्वल्स टू 431.9 किलो जूल। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी मिल गई है मुझे यहाँ पे HCl बॉन्ड की, 431.9 किलो जूल। हमेशा आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, काफ़ी सिंपल। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। काफ़ी सिंपल सा टर्म है गाइस, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते, आगे कुछ नया टर्म आ जाएगा। अरे वाह, क्या आ गया, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको घर जाना है, आपके घर जाने के रास्ते दोनों अलग अलग हैं, पर आप पहुँचोगे कहाँ पे, एंड में घर पे ही ना। तो जो चेंज होगा अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसको अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एवरेज स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। आपको पहले जाने के लिए 1.5 आवर्स लगा एक रास्ते से, दूसरे रास्ते से जाने के लिए फिर से 1.5 आवर्स लगा। अब मुझे एवरेज स्पीड पता करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो मुझे एवरेज स्पीड पता चल जाएगी उस पर्टिकुलर मोमेंट की कि तुम इतने स्पीड में क्या कर रहे हो, जा रहे हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कोई भी जो रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो स्टेप वाइज रिएक्शन में होते हैं, और मुझे क्या पता करना है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर बॉन्ड का खुद का जो एनर्जी है वो क्या है। ईच कोवैलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड एंथैल्पी। हर एक का बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग होता है। अभी वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी मिल रहा है मुझे, प्लस 927 किलो जूल मिल रहा है। द बॉन्ड इन वाटर आर ब्रोकन इन सक्सेसिव स्टेप। पहले स्टेप में देखिए आप वाटर से क्या बना रहा है, OH प्लस क्या बना रहा है, H। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 499 किलो जूल मिल गया। OH से क्या बना रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कितना मिल गया, 428।
तो अगर मैं उसको स्टेप वाइज करूँ और बाद में ऐड कर दूँ तो भी मुझे इतना ही मिलेगा। तो मुझे पता करना होगा कि जो मेरा OH था उसका एवरेज एंथैल्पी कितना था, क्योंकि OH 2 बार रिएक्शन में यूज़ हुआ है। तो अगर मुझे पता करना होगा तो फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द पर्टिकुलर बॉन्ड वुड बी कंसीडर एज दस द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड, क्योंकि OH ही क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एवरेज कैसे पता करेंगे, टोटल बॉन्ड अपॉन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 ही स्टेप हुए ना। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 463.5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड का कितना है 436.5 किलो जूल। कितना है 436.5 किलो जूल। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 927 आएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ OH बोल सकता हूँ इसको मैं, ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एवरेज कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी निकालना होगा तो जितने स्टेप्स होंगे वो प्लस जितने एनर्जी होंगे वो, उसको क्या कर दो टोटल एनर्जी से स्टेप से क्या कर देने का, डिवाइड कर देने का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे और भी बहुत सारा एनर्जी होता या 1000 होता OH के लिए, और अगर 4 स्टेप में हो रहा था तो मैं किससे डिवाइड करता था, 4 से डिवाइड करता था, और जो वैल्यूज़ आती थी वो मेरी पर्टिकुलर OH के लिए हो जाती थी। तो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको होने दो, उसको आप क्या करो ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, जितने भी स्टेप्स होंगे उतने स्टेप से क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको वो क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल, इससे सिंपल आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज के लिए। तो रिएक्शन एंड बॉन्ड एंथैल्पीज होता क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए जो हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा, बाकी कुछ नहीं। उसको चेंज कैसे करेंगे, देखो समेशन ऑफ, क्या बोल रहे थे हम लोग पहले, रिएक्टेंट बोल रहे, पहले क्या बोलते थे, प्रोडक्ट बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट क्या एंथैल्पी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। बट क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। तब उसको लिखते कैसे, देखो उसको लिखते हैं ऐसे, फॉर एक रिएक्शन ले लेता हूँ हाइड्रोजन प्लस I2 इट विल प्रोड्यूस 2HI। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन क्या करनी है, पता करनी है। कैसे पता करेंगे, बॉन्ड के बारे में लिख रहे तो इसलिए मेरे पास उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बट अगर मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए लिखना है तो मैं ऐसे इक्वेशन बनाऊंगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ब्रैकेट H बॉन्ड H, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसलिए यहाँ पे 1। I2 के लिए कैसे लिखूंगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी I माइनस I, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखो 2HI है तो मैं 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी H डैश I लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे मेरे पास इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर बॉन्डिंग क्या हो रही दिखाई दे रही है। ये हम लोगों को यहाँ से निकल के आता है। अब इसको समझने के लिए सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स काफ़ी सिंपल होते हैं इस चैप्टर के। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे आज के सेशन में काफ़ी सिंपल थे। अगर आपको लेक्चर वाकई थोड़ा लग रहा हो कि आपके लिए कंसेप्चुअल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए अपने प्यारे चैनल को। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे देखिए हमको रिएक्शन दिया है N2H4 प्लस हाइड्रोजन, इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एकदम प्यार से समझेंगे। अब देखिए NH के बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है वो मुझे दी देगी, कितनी है 389 किलो जूल। डेल्टा H0 फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग का जो एंथैल्पी है वो भी दे दिया है। सेम नाइट्रोजन के लिए भी उसने प्रोवाइड कर दिया है। अब लिखने का जो तरीका होता है ना बच्चों, वो ऐसा होता है सोल्यूशन। अब हम ऐसे लिख रहे थे ना, सोल्यूशन में ऐसे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे काउंट करना है कि किसने कितना बॉन्ड बनाया है किसके साथ में, वो काउंटिंग हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, उससे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो मेरे पास 1 है, बट ये नाइट्रोजन काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है ना, काफ़ी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए NH का मेरे को ये एक ही बॉन्ड के लिए, मतलब ये जो एनर्जी दिया है वो सिर्फ NH के लिए दिया है, 398 किलो जूल वाला जो है। अगर 5 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 5। तो गिनना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड इस पर्टिकुलर रिएक्शन में NH के हैं। तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला उसको तो यूज़ करूँगा,
एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं आगे का कार्यक्रम देखो कैसा होगा अपना। अब यहाँ पे काउंट करो NH की बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 4। फिर से दिखाता हूँ, एक बार NH ये, एक बार NH ये, टोटल कितने हो गए 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे 4 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ N-H ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के कितने, एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे N-N प्लस हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन वो भी कितना 1 है, ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने। आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल कितनी टाइम है 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो कुछ क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने 6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लिख दिया है। और मेरे पास और क्या बचे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर N बॉन्ड और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर H बॉन्ड H -2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमको दिए गए यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर दी रिएक्शन वो क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो बॉन्ड को निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला क्या करना है गाइस, चेंज करना है। चेंज क्या बोला मैंने, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर दी प्रोडक्ट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है, आपको याद रखना है वो बॉन्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी और कुछ नहीं। और हमको हमेशा याद रखना है बॉन्ड काउंट करना है कि किसने कितना बॉन्ड बनाया और उसको आगे उसके उसको कैसे यूज़ करना है, आगे उसको आपको क्या करना है रिएक्शन में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं हेस लॉ के लिए। हेस लॉ फॉर द कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, ईच एंड एवरी टर्म को क्या करेंगे समझेंगे। हेस लॉ बहुत सिंपल हेस लॉ होता है। ठीक है, इसको आपको कभी भी डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके नहीं जाना है। हमारे एग्ज़ाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये लॉ, हमेशा 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले ये लॉ है क्या, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़े से मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में, कुछ तो हम लोग ने पढ़ लिया था। सब्लिमेशन क्या होता है, बेसिकली सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और जब आपने क्या किया था, उस पर्टिकुलर स्टेप्स को ऐड किए थे। अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ और ट्रायंगल से आपको समझाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या था H2O सॉलिड था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास H2O गैस है, और ये H2O क्या है मेरे पास लिक्विड है। ठीक है, समझते हैं कि हेस लॉ क्या होता है। तो सब्लिमेशन के टाइम पे क्या पढ़ा था कि डायरेक्टली जाएंगे तो भी उतना ही हीट निकलेगा, और अगर मैं सॉलिड से लिक्विड पे जाऊँ और लिक्विड से फिर गैस पे जाऊँ तो भी उतना ही हीट लगेगा। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, दोनों स्टेप के रिएक्शन को ऐड करते थे और मैच करते थे कि जो पहले वाला सब्लिमेशन दिया उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हेस लॉ भी वही करता है। हेस लॉ का क्या मतलब है कि मैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाऊँ तो भी उतना ही हीट रिलीज होने वाला है, या मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तो भी उतना ही हीट रिलीज होगा। इसलिए इसका जो लॉ है, द लॉ स्टेट्स दैट ओवरऑल एंथैल्पी change for the reaction is equal to the sum of enthalpy change individual steps in the reaction। देखो ये भी तो मैं यही समझा रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड में चले जाओ तो एक स्टेप ये हो गया, 1 स्टेप। फिर लिक्विड से किस में चले जाओ, गैस में, ये क्या हो गया 2nd स्टेप। और डायरेक्टली आप सॉलिड से गैस में गए तो मुझे फाइनल, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी तो मुझे फाइनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ना यार, बराबर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हेस लॉ। काफ़ी सिंपल लॉ होता है। द लॉ स्टेट्स दैट ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। काफ़ी सिंपल है। कुछ नोट्स है यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस
ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शन ऑकर्स। ठीक है, पाथ के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में ही बात करता है। तो यहाँ पे लिखा है हेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट डू नॉट बाय पाथ फॉलो बाय द रिएक्शन। तो ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हेस लॉ भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। हेस लॉ क्या है, स्टेट फंक्शन। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ, हम लोग किसका बता रहे हैं, अमोनिया। पहले स्टेप में हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं, क्या दे रहे हैं, N2H4, और उस टाइम पे हीट कितना है हम लोगों के पास, 95 किलो जूल। N2H4 प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं, क्या दे रहा है, अमोनिया। उस टाइम पे हीट कितना हम लोगों के पास, -187.6 किलो जूल। अब क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अगर रिएक्ट होगा तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा मुझे, अमोनिया। तो भी देखिए इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, -92 किलो जूल। या अगर मैं ये डायरेक्टली करता तो भी इतना ही मिलता, स्टेप वाइज किया तो भी इतना ही मिला है। वही मुझे हेस लॉ क्या कर रहा है, बता रहा है कि जितना भी स्टेप्स होंगे उस अगर सब स्टेप्स को ऐड करूंगा तो मुझे वो टोटल के बराबर मिलेगा। वही हम लोगों का क्या है, हेस लॉ। ठीक है, इसलिए हेस लॉ क्या लिखा था, हेस लॉ फॉर एंथैल्पी ऑफ समेशन। सब एंथैल्पी का समेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेस लॉ बोलते हैं, जितने भी स्टेप्स में वो किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेस लॉ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों के पास डिफ़िकल्टीज होती है पता करने के लिए, तो हम लोग किससे पता कर लेंगे, हेस लॉ से पता कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विच डू नॉट ऑकर डायरेक्टली। क्या बोला, इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विच डू नॉट ऑकर डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ CH4 एलिमेंट हम लोग हेस लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी हेस लॉ का एक एप्लीकेशन है। फोर्थ पॉइंट, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैन बी कैलकुलेटेड, ये भी क्या है, हेस लॉ का एक एप्लीकेशन है। द इम्पॉर्टेंट ऑफ हेस लॉ इज दैट इट ट्रीटेड विद द थर्मोकेमिकल रिएक्शन मैथमेटिकली। ठीक है, क्या करता है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली क्या करता है, ट्रीट करता है। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को यहाँ तक आज का जो भी लेक्चर होगा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर सच में अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग और भी नए चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइज।